नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फिर आपके लिए साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करके देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि अशोक, ब्रजेश एवं शीना एक फर्म में 2:2:1 के अनुपात में लाभ आने का विभाजन करते हुए साझेदार है। ठीक है। अशोक और ब्रजेश ने यह गारंटी देते हुए कहा कि सिन्हा को कम से कम 20,000 रुपये लाभ की गारंटी दी जाएगी। यानी अशोक और ब्रजेश ने क्या कहा, यह गारंटी दी कि सिन्हा को किसी भी वर्ष 20,000 रुपये से कम लाभ नहीं दिया जाएगा। सिन्हा को न्यूनतम कितने रुपए का लाभ दिया जाएगा? 20,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये से कम लाभ होता है तो उसको कौन वहन करेगा? अशोक और ब्रजेश वहन करेंगे। ठीक है। वर्ष के अंत 31 मार्च 2016 के लिए फर्म के लाभ की राशि है वो 70,000 रुपये होती है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि अशोक, ब्रजेश एवं सिन्हा एक फर्म में साझेदार है और अशोक और ब्रजेश ने सिन्हा को यह गारंटी दी कि आपको किसी भी वर्ष में 20,000 रुपये से कम लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी यदि किसी वर्ष में सिन्हा का लाभ है वो 20,000 रुपये से कम होता है तो उसको अशोक और ब्रजेश अपने लाभ हानि अनुपात में बयान करेंगे। और अशोक और ब्रजेश का लाभ हानि अनुपात कितना है? 2:2, यानी वो दोनों बराबर अनुपात में बराबर राशि वहन करेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रारूप हम बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लगा के हमने प्रारूप बना लिया है। और जो फर्म का लाभ दिया गया है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 70,000 रुपये लिख दिया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब गारंटी वाला हम प्रश्न करें तो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है सबसे पहले उसका लाभ में हिस्सा निकालेंगे और ये देखेंगे कि उसका लाभ है वो दी गई गारंटी से कम है या ज़्यादा है। यदि उसके हिस्से का लाभ दी गई गारंटी से कम आता है तो जो अंतर की राशि है जिस साझेदार ने गारंटी दी है वो वहन करेगा। यदि दोनों साझेदारों ने गारंटी दी है तो दोनों वहन करेंगे और यदि एक साझेदार ने गारंटी दी है तो एक वहन करेगा। और यदि साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है वो उसकी गारंटी की राशि से अधिक हो जाता है तो प्रश्न को एक सामान्य प्रश्न मानते हुए हम लाभों का बंटवारा कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सिन्हा का लाभ है वो 70,000 रुपये का 1/5 हिसाब निकालते हैं तो कितने होते हैं? 14,000। जबकि अशोक और ब्रजेश ने सिन्हा को कितने रुपए की गारंटी दी थी? 20,000 रुपये की। तो कितने कम रह गए? 6,000 रुपये। तो अशोक और ब्रजेश कितना वहन करेंगे? 6,000। तो इसको कितने मिल गए सिन्हा को? 20,000 रुपये। ठीक है। अब अशोक और ब्रजेश का लाभ हानि अनुपात है वो बराबर है, 2:2 है। तो वो जो सिन्हा को 6,000 रुपये का भुगतान करेंगे वो आधा तो कौन वहन करेगा? अशोक करेगा 3,000 रुपये और आधा कौन करेगा? ब्रजेश करेगा। तो देखिए, अशोक का लाभ है वो 70,000 गुणा 2/5 कितना हो गया? 28,000। और इसमें से सिन्हा को जो राशि भुगतान की है वो घटा दी तो इसके हिस्से का लाभ कितना हो गया? 25,000 रुपये। इसी प्रकार से ब्रजेश का लाभ निकालेंगे तो ब्रजेश का लाभ 70,000 गुणा 2/5 28,000 रुपये। और उसने भी सिन्हा को 3,000 रुपये की जो गारंटी की राशि के तहत भुगतान किया है तो इसके बाद इसका लाभ कितना हो गया? 25,000 रुपये हो गया। तो इसको हम लाभ हानि नियोजन खाते में दिखा देंगे। तो लाभ हानि नियोजन खाते में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो तो दिखा दिया 70,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अशोक कैपिटल अकाउंट, ब्रजेश कैपिटल अकाउंट, सिन्हा कैपिटल अकाउंट। अशोक के 25,000, ब्रजेश के 25,000 और सिन्हा के 20,000 रुपये। टोटल मार दिए, दोनों के टोटल 70,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमने ये न्यूनतम गारंटी वाला जो प्रश्न है वो हल करके देखा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं गारंटी वाला। देखिए, एक प्रश्न ये है आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि कै ख गए एक फर्म की साझेदारी में लाभ विभाजन क्रम से 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। ठीक है। ग के भाग के लिए कै व खै ने न्यूनतम 8,000 रुपये की स्थिर गारंटी दी है। यानी कै और खै ने ग को कितने रुपए की गारंटी दी है? 8,000 रुपये। अगर 8,000 रुपये से कम लाभ अगर ग के हिस्से में आता है तो उसको कौन वहन करेंगे? कै और खै वहन करेंगे। किस अनुपात में? अपने लाभ हानि अनुपात में, 3:2 में। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2014 को लाभ कितना हुआ? 54,000 रुपये। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार की। देखिए पहले विद्यार्थी, मैंने आपको अभी बताया कि जिस साझेदार को हमने गारंटी दी है सबसे पहले उसका लाभ निकाल के देखें। यदि उसका लाभ दी गई गारंटी से कम आता है तो जो अंतर की राशि है, जो कम राशि है, वो पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे या जिस साझेदार ने गारंटी दी है वो वहन करेगा। ठीक है। और यदि उस साझेदार की जो राशि लाभ की राशि गारंटी की राशि से अधिक आ जाती है जिसको गारंटी दी गई है तो प्रश्न को एक सामान्य प्रश्न मानते हुए लाभों का बंटवारा कर देंगे। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते का हम प्रारूप बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। ये पूरा प्रारूप हो गया। जो प्रश्न में लाभ दिया गया वो हमने लाभ लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 रुपये।
ठीक है। अब लाभों की गणना की हम बात करते हैं तो सबसे पहले गारंटी किसको दी गई थी, गय का, तो गय का हिस्सा निकाल के देखेंगे तो 54,000 गुणा 1/6 कितने 9,000, और उसको गारंटी कितनी दी गई थी 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये से ज़्यादा लाभ हुआ है तो इस पर्सन में हमें कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, जो टोटल लाभ है उनको लाभ अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, तो कै का लाभ भी हम निकाल देंगे 54,000 गुणा 3/6 27,000, और खे का लाभ भी निकाल देंगे 54,000 गुणा 2/6 18,000 रुपये। यदि इस पर्सन में मान लेते हैं कि यहाँ पर जो गय का लाभ आता 7,000 रुपये, कितना 7,000, तो जो 1,000 अंतर की राशि है वो कौन वहन करता, कै और खे वहन करते, किस अनुपात में, अपने लाभ अनुपात में वहन करते। लेकिन प्रश्न में, इस प्रश्न में क्या हुआ कि गय का जो लाभ निकला वो उसकी गारंटी की राशि से ज़्यादा निकला है, तो इस प्रश्न को एक सामान्य प्रश्न की तरह ही लाभों का बंटवारा इसमें कर देंगे। तो इसमें कै का कितना 27,000, खे का 18,000 और गय का 9,000 रुपये। तो हमने खाते में दिखा दिया इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीच कैपिटल अकाउंट, ए का 27,000, बी का 18,000 और सी का 9,000, जोड़ मार दी दोनों की 54,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अगला एक प्रश्न है कि प्रिया एवं काजल ने 5:3 के अनुपात से लाभ की भागीदारी पर एक फर्म स्थापित की। यानी काजल और प्रिया एक फर्म में साझेदार है, किस अनुपात में, 5:3 में। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी इस प्रकार थी, प्रिया की 6 लाख रुपए और काजल की 8 लाख रुपए। 31 मार्च 2016 को वित्त वर्ष के अंत में फर्म का लाभ कितना हुआ, 1,26,000 रुपये। इनके बीच में लाभ विभाजन बताएं, जबकि स्पष्ट समझौता हुआ कि पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है। यानी जो प्रिया और काजल है उनकी पूंजी है 6 लाख और 8 लाख, इन पर कितना परसेंट ब्याज चुकाएंगे, 12% ब्याज चुकाएंगे, और लाभों का बंटवारा करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लाभों का, दोनों के, प्रिया और काजल के लाभ आते हैं। और वर्ष का लाभ कितना दे रखा है, 1,26,000 रुपये। चलिए प्रश्न को करते हैं। देखिए प्रिया की पूंजी पर ब्याज कितना निकला, तो 6 लाख गुणा 12/100 72,000 रुपये। फिर काजल की पूंजी पर ब्याज 8 लाख गुना 12/100 तो कितना हो गया 96,000 रुपये। तो दोनों की पूंजी पर ब्याज है वो कितना हो गया 1,68,000 रुपये, जबकि पर्सन में फर्म के पास कुल लाभ कितना है 1,26,000 रुपये। देखिए कि हमारे पास जो पूंजी पर ब्याज चुकाया जाना वो तो कितना है 1,68,000 निकला। प्रिया की पूंजी पर ब्याज 72,000, काजल की पूंजी पर ब्याज 96,000, कुल 1,68,000, जबकि फर्म के पास कुल लाभ भी कितना है 1,26,000। यानी यहाँ पर पूंजी का ब्याज ज़्यादा है और लाभ कम है। अगर पर्सन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि फर्म के लाभ है वो पूंजी पर ब्याज से कम होते हैं, क्या होते हैं, फर्म के लाभ होते हैं वो पूंजी के ब्याज से कम होते हैं, तो जो लाभों का बंटवारा है वो पूंजी पर ब्याज के अनुपात में होगा। किस पर होगा, पूंजी पर ब्याज के। अब ब्याज कितना है 72,000 और 96,000, तो पूंजी पर जो ब्याज है उसका अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो पूंजी पर ब्याज का अनुपात हम निकालते हैं, तो 72,000 अनुपात 96,000, हल करने पर 12 72 और बरीवंठा 96, और फिर हमने 2 से काट दिया तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 3:4। यानी ऐसी स्थिति जब फर्म के जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज से कम होते हैं, यानी फर्म के लाभ तो क्या है अपने पास 1,26,000 और पूंजी पर ब्याज कितना चुकाया जाना है 1,68,000, तो लाभ अपने पास कम है, ब्याज ज़्यादा चुकाना है। तो ऐसी स्थिति में जो लाभ का बंटवारा 1,26,000 का वो किस अनुपात में करेंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में करेंगे, जो कितना आया 3:4 आया। तो देखिए प्रिया का लाभ 1,26,000 गुणा 3/7, 3:4 है तो 3/4 7, 3/7 54,000, और काजल का लाभ 1,26,000 गुणा 4/7 72,000 रुपये। इस प्रकार से हम इनका लाभ विभाजन करेंगे। चलिए नीचे नोट लगा के मैंने आपको लिए लिखा भी है कि जब फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज से कम हो, जब फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज से कम हो तो लाभों का बंटवारा पूंजी पर ब्याज के अनुपात में करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। मेनन एवं टॉमस एक फर्म में साझेदार है, वे लाभ का विभाजन बराबर करते हैं, उनका मासिक आहरण 2,000 रुपये प्रति माह है दोनों का। तो 1 महीने का 2,000 है तो 12 महीने के कितने हो गए 24,000 रुपये, ठीक है। आहरणों पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित होना है। वर्ष 2015-16 के लिए यह मानकर मेनन की आहरित राशियों पर ब्याज राशि परिकलित करें। यानी हमें सिर्फ मेनन का ब्याज निकालना है, लेकिन ब्याज निकालने के समय हमारे पास कंडीशन 3 है कि पहला के वर्ष भर प्रत्येक माह
के प्रारंभ में आहरण किया गया हो, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया गया हो, प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया गया हो। ये 3 कंडीशन हमारे पास दी गई है। और हमारे पास जो 2,000 रुपये महीने के हिसाब से देखते हैं तो पूरे साल का आहरण कितना रुपये होता है, 24,000 रुपया। और आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 10% रुपये। अब कंडीशन कितनी है, 3, प्रथम तारीख को, मध्य में और अंतिम तारीख को। तो चलिए देखते हैं कैसे आहरण का ब्याज निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को पूरे 12 वर्ष आहरण किया जाता है तो 6.5 माह का ब्याज लगता है। अगर महीने के मध्य में पूरे 12 महीने आहरण किया जाता है तो 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। और यदि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को पूरे 12 महीने आहरण किया जाता है तो 5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल आपके सामने करके दिखा रहे हैं कि महीने का आहरण कुल कितना हो गया, 2,000 गुणा 12 महीने के कितने हो गए, 24,000 रुपये। अब पहली कंडीशन ये कहती है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण पर ब्याज। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में जब आहरण किया जाता है तो कितने महीने का ब्याज निकालते हैं, 6.5 माह का। तो आहरण की राशि 24,000, दर है वो 10/100 और 6.5/12। क्यों, प्रथम तारीख को अगर 12 महीने आहरण करता है तो 5.5 माह का ब्याज निकलता है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 बार दूने 24 और इसको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे रुपए, 1,300 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 1,300 रुपये। उसके बाद में देखिए दूसरा है कि प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाता है। तो प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाता है तो 6 महीने का निकलेगा। तो 24,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12, 2 0 कट गए, 6 दूनी 12 काटते हैं तो इसका कितना हो गया, 120 और 120 को 10 से गुणा करेंगे तो 1,200 रुपये। ठीक है। और इसी प्रकार से प्रत्येक माह के अंत में जब आहरण करता है तो प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है तो कितने महीने का, 5.5 महीने का। तो 24,000 गुणा 10/100 गुणा 5.5/12। तो इसी प्रकार से हम हल कर देंगे, 12 दूनी 24 और 55 को 2 से गुणा किया, 1,100 रुपये। तो इस प्रकार से जब आहरण लगातार पूरे 12 महीने किया जाता है और प्रथम तारीख को किया जाता है प्रत्येक महीने की तो 6.5 महीने का ब्याज, मध्य में किया जाता है तो 6 महीने का ब्याज और अंतिम तारीख को किया जाता है 5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए एक प्रश्न और करते हैं कि राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा फर्म से वर्ष 2020 में निम्न राशि आहरित की गई। 31 जनवरी को 6,000 रुपये का आहरण, 31 मार्च को 4,000 रुपये का आहरण, 31 जून को 30,000 रुपये का 8,000 रुपये का आहरण और 30 सितंबर को 3,000 का आहरण और 31 अक्टूबर को 5,000 रुपये का आहरण। कुल आहरण कितना है, 26,000। तो जो आहरण है वो अलग अलग अवधि के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसमें पूछा क्या गया वो देखते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक की दर से लगाया जाता है, यह मानते हुए कि खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यानी हमें इसमें आहरण का ब्याज निकालना है। तो देखिए जो 31 जनवरी को आहरण किया है तो वो जनवरी का महीना तो चला गया 31 जनवरी का, तो इसमें कितने महीने का ब्याज लगेगा, 11 महीने का। ये जो दूसरा आहरण किया वो कब किया गया है, 31 मार्च को किया गया। इसका मतलब इसमें 3 महीने चले गए तो 12 में से 3 गए, इसमें कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का लगेगा। ये कब किया गया, 30 जून को किया गया, इसको 30 जून कर लें तो इसमें कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, क्योंकि जून जनवरी से जून चले गए, बाकी 6 महीने का इस पर ब्याज लगेगा। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 30 सितंबर को किया गया तो सितंबर का महीना निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें कितने महीने का ब्याज लगेगा, 3 महीने का। और इस प्रश्न में देखते हैं कि 31 अक्टूबर का, तो अक्टूबर का महीना चला गया, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे, तो इसमें कितने महीने का ब्याज लगेगा, 2 महीने का। तो जो अवधि, जिस अवधि के लिए इस पैसे का उपयोग हुआ है उस अवधि का ब्याज हम निकालेंगे। तो चलिए इसका हल करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए इसका हल इस प्रकार से करेंगे। आहरण पर ब्याज की गणना, सबसे पहले डेट लिख देते हैं, 31 जनवरी 20, 31 मार्च 20, 30 जून 20, 30 सितंबर 20 और 31 अक्टूबर 20। जो आहरण की राशि है वो लिख दी, 6,000, 4,000, 8,000, 3,000, 5,000, कुल आहरण कितना हो गया, 26,000। देखिए 31 जनवरी को जब आहरण करता है तो जो आहरण की राशि का उपयोग कितना किया गया, 11 महीने। और 31 मार्च को जो आहरण किया गया उसके लिए कितने महीने किया गया उपयोग, 9 महीने। तो 30 जून को आहरण किया गया उस पर कितने महीने उपयोग किया गया, 6 महीने उपयोग किया गया। जो आहरण की राशि 30 सितंबर को है तो उस राशि का उपयोग कितने महीने किया गया, 3 महीने। और जो आहरण 31 अक्टूबर को किया गया उस पर कितने महीने का उपयोग किया गया, 2 महीने का। तो ये जो समयावधि है वो हमने कब गुण तक की है, 31 दिसंबर तक की, क्योंकि खाते कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को बंद होते हैं। तो 31 दिसंबर तक हमने कर ली। फिर इन राशियों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
तो 6,000 गुणा 11 66,000, 4,000 गुणा 9 36,000, 8,000 गुणा 6 48,000, 3,000 गुणा 3 9,000 और 5,000 गुणा 2 10,000। फिर इसकी जोड़ लगा दी तो जोड़ आ गई 1,69,000 रुपये। कितने आ गए? 1,69,000। अब हमें क्या निकालना है? आरण पर ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? आरण पर ब्याज। तो राशि 1,69,000, ब्याज की दर 6/10 और गुणा 1/12। हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12, 1690 में 2 का भाग लगेंगे तो 845 रुपये आरण पर ब्याज आएगा। तो जब अलग अलग अवधि के लिए आरण किया गया है तो इस प्रकार से हम आरण पर ब्याज की गणना करेंगे कि जिस अवधि के लिए या जितनी अवधि के लिए उस आरण का उपयोग किया गया उससे गुणा करेंगे, फिर उसका टोटल लगेंगे और फिर उसका क्या निकाल देंगे? आरण पर ब्याज निकाल देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए एक प्रश्न और करते हैं। देखिए प्रश्न क्या लिखा है कि एक साझेदार की वर्ष के अंत में पूंजी 50,000 रुपये थी। वर्ष के लाभों में हिस्सा 25,000 रुपये था तथा उसके द्वारा आहरण 12,000 रुपये किया गया। पूंजी पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपको पता है कि जो पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है। ओपनिंग कैपिटल पर यानी प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। किस पर की जाती है ब्याज की गणना? प्रारंभिक पूंजी पर। जबकि हमारे पास अंत में क्या दे रखी है? वर्ष के अंत की पूंजी दी गई, तो जाहिर सी बात है कि अंत की पूंजी है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालनी पड़ेगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब हम वर्ष के प्रारंभ की पूंजी से अंतिम पूंजी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? लाभों को जोड़ते हैं, आहरण को घटाते हैं। तो लाभों को तो वहां से हमने जोड़ा, तो जब अंतिम से प्रारंभ निकालेंगे तो लाभों को तो घटा देंगे और आहरण जो घटाए थे उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे। जो मदे जोड़ी गई थी उन सभी को घटा देंगे और जो मदे घटाई गई थी उन सभी को जोड़ देंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए वर्ष के प्रारंभिक पूंजी की गणना जब हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले वर्ष के अंत की पूंजी कितनी हमें दे रखी है? 50,000 रुपये। अब देखिए प्रारंभिक से अंतिम निकालते हैं तो मैंने आपको बताया कि लाभों को तो जोड़ा जाता है और आहरण को घटाया जाता है, लेकिन जब अंत से प्रारंभ निकालते हैं तो लाभों को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो वर्ष के लाभों में हिस्सा कितना है? 25,000 रुपये। तो एक क्या हो गए? कम हो गए। तो 25,000 रुपये, 50,000 में से 25,000 गया, कितना बच गया? 25,000। और जो आहरण थे जिनको घटाया गया था उनको वापस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एड आहरण 12,000 रुपये। तो जो प्रारंभिक पूंजी कितनी आ गई? 37,000 रुपये आ गई। देखिए वर्ष के अंत की पूंजी कितनी थी? 50,000। जो लाभ थे जो घटाए गए थे उनको वापस हमने लाभ थे जोड़े गए थे उनको वापस घटा दिया, तो 25,000 रुपये घटा दिए तो कितने बचे? 25,000। आहरण जो घटाए गए थे उनको हमने वापस जोड़ दिया, तो 12,000 और जोड़ने पर हमारे पास जो प्रारंभिक पूंजी कितनी आ गई? 37,000 रुपये आ गई। तो पूंजी पर ब्याज की गणना हम इस प्रकार से हम कर देंगे। पूंजी पर ब्याज और दर की कितनी दे रखी है? 10% वार्षिक दे रखी है, तो 37,000 गुणा 10/100 हमारे पास पूंजी पर ब्याज कितना आ गया? 3,700 रुपये आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो साझेदारी से संबंधित जो आधारभूत लेखांकन है उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे आहरणों पर ब्याज हो गया, न्यूनतम गारंटी वाले प्रश्न हो गए, या पूंजी पर ब्याज जब प्रारंभिक पूंजी नहीं दी गई है तो किस प्रकार से हम उनकी गणना करते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं, वो आज की क्लास में हमने सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न है वो कमेंट करके जरूर पूछें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।